प्लेटफॉर्म पे दोस्तों सेकंड ग्रेड जीके का जो प्रश्न पत्र है उसका जो मैराथन क्लास है उनका आगाज हो चुका है दोस्तों। रोज ठीक 7:05 पे ये क्लासें प्रारंभ हो जाती हैं। जो विद्यार्थी इस क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लाइव आया करें दोस्तों, साथ में मिलके पढ़ेंगे, आप आंसर देते रहना, हम प्रश्न का है जो सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे दोस्तों। लाइव आने का मैं आपसे निवेदन करता हूं और निवेदन यह भी करता हूं कि आप लोगों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, अपने साथियों के ग्रुपों में शेयर करना है और चैनल को लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब भी कर ही लोगे दोस्तों। प्रारंभ करते हैं आज की सेशन को, आज की क्लास को। हाँ जी दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए ये है दोस्तों। जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो, आप लोगों की तैयारी दुरुस्त हो, इसलिए सिखवाल ने क्या किया है? सिखवाल ने फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। सेकंड ग्रेड जो जीके का पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, उसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। और एग्जाम देने से पहले यदि आपको किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है नाम मात्र के शुल्क में। तो जुड़िए सिखवाल के साथ और करिए अपनी तैयारी को और तंदुरुस्त। आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 29 सॉल्व्ड पेपर हैं जो आपको यहाँ पे सिखवाल के इस YouTube चैनल पे हल करवाए जाएंगे। और जो सिखवाल की पुस्तिका है, सिखवाल की जो पुस्तिका बाजार में अवेलेबल है सेकंड ग्रेड जीके के 29 सॉल्व पेपर की, उसे आप खरीद के ले आइए और क्लास के चलती समय है जो आप उस नोटबुक को लेके बैठिए और प्रश्नों की व्याख्या है जो साथ साथ लिखते हुए आगे बढ़ते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं आंसर देते रहना। क्या करना है? आंसर है जो देते हुए चलना है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट करके आउवा के किले के दरवाजे पे लटका दिया गया था? वो पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसका सर कलम करके आउवा के किले पे लटका दिया गया दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। विकल्प है आपके सामने, जॉर्ज लॉरेंस, बी बर्टन, मैक मैसन या बी कॉटन। कौन था दोस्तों? बताइए। विकल्प है आपके सामने और आपको आंसर देना है। आंसर देते रहिएगा दोस्तों। दोस्तों याद करिए 1857 का वो समय, 1857 की क्रांति जब राजस्थान की विभिन्न छावनियों में भड़कने लगी तो उस समय एक और छावनी थी, कौन सी? एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी थी। एरिनपुरा छावनी में भी क्या हुआ? विद्रोह भड़का और एरिनपुरा छावनी के सैनिक एरिनपुरा से निकल के किधर जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। और दिल्ली जाते जाते नारा कौन सा लगा रहे थे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए एरिनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। और जब इनका प्रस्थान हो रहा था दोस्तों, बीच में एक स्थान आया, कौन सा? आउवा का स्थान आया। कौन सा आया दोस्तों? आउवा। आउवा का स्थान आया। आउवा के ठाकुर थे ठाकुर कुशाल सिंह संपावत। कौन थे दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह संपावत। कुशाल सिंह संपावत, ठाकुर कुशाल सिंह संपावत क्या करते हैं? इन सैनिकों को शरण देते हैं, इन सैनिकों की सहायता करते हैं। हाँ, कंचन रानी का स्वागत है, गुड इवनिंग। और पूजा जी का और सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। अब प्रश्न पे लौटते हैं दोस्तों। कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी रोचक कहानियां हैं यहाँ पे। ठाकुर कुशाल सिंह एरिनपुरा सैनिकों को शरण देते हैं। उससे नाराज कौन हो जाता है दोस्तों? उससे नाराज जोधपुर का राजा तख्त सिंह हो जाता है। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन भी नाराज हो जाता है। मैक मैसन भी नाराज हो जाता है। इस नाराजगी का परिणाम क्या होता है? इस नाराजगी का परिणाम एक युद्ध होता है। वो युद्ध कब लड़ा जाता है? 8 सितंबर को लड़ा जाता है, 1857 को लड़ा जाता है। कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। किसके मध्य लड़ा गया दोस्तों? जोधपुर के तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह और हितकोट और दोस्तों आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत के मध्य 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में जीतता कौन है? इस युद्ध में कुशाल सिंह संपावत जीतते हैं और ओनार सिंह और हितकोट दोनों मारे जाते हैं। ओनार सिंह और हितकोट दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। इससे और उग्र हो जाते हैं कौन? अंग्रेज। और क्या करते हैं? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस और वो जो उस समय राजस्थान का एजीजी था,
राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और मैक मॉसन को लेकर के मैक मॉसन को लेकर के फिर कुशाल सिंह पे हमला करता है और अगला युद्ध होता है दोस्तों चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर आपके 1857 को होता है। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह शेखावत हैं, जो कुशाल सिंह चंपावत हैं, जो जीतते हैं और मैक मॉसन की इस युद्ध में हत्या कर दी जाती है और उसका सर काट करके अहुआ के किले पे लटका दिया जाता है। सी आंसर है जो सही हो गया। बिल्कुल सतपाल जी का सही आंसर आ रहा है, कंचन रानी का सही आंसर आ रहा है, पूजा जी का भी सही आंसर आया है, बिल्कुल जबरदस्त, और कियारा वर्मा का भी सही आंसर आया है। नाम बड़ा जबरदस्त है आपका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर जिस प्रकार से दिए हैं उसी प्रकार से देते रहना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? वो कौन सा समाचार पत्र था जिसे दोस्तों बंद कर दिया, फिर 1923 में पुनः प्रारंभ किया? तो किस नाम से किया? तरुण राजस्थान के नाम से किया। तो वह समाचार पत्र क्या राजस्थान केसरी था, क्या नवजीवन था, क्या नवीन राजस्थान था, या फिर मात्र राजस्थान था? कौन सा समाचार पत्र था दोस्तों? वो समाचार पत्र कौन सा था? आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर नहीं आया है अभी तक आपकी तरफ से, आंसर आते रहने चाहिए और क्लास को शेयर करते रहने चाहिए आप लोग, ठीक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का प्रकाशन अजमेर से किया जाता था। कहां से? अजमेर से किया जाता था। 1922 में इसे बंद कर दिया गया, फिर 1923 में इसे जो तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रारंभ किया गया। किस नाम से पुनः प्रारंभ किया? तरुण राजस्थान से जो पुनः प्रकाशित किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा सिंपल है। मोतीलाल तेजावत डैश डैश ठिकाने के कामदार थे। दोस्तों भीलों में जागृति उत्पन्न करने वाले, मात्र कुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत करने वाले, मेवाड़ के महाराजा के सामने 21 सूत्री मांग पत्र रखने वाले मोतीलाल तेजावत सार्वजनिक जीवन में आने से पहले कहां के थे? झाडोल के हैं जो कामदार थे। ये आंसर है जो सही हो जाता है। सही आंसर कौन सा हो गया? ये आंसर हो गया। बिल्कुल सतपाल जी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सराहनीय है। आप लोग भी प्रयास करते रहो, आंसर हैं जो आपकी तरफ से आते रहने चाहिए। कियारा वर्मा भी हैं जो सही प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? किसके? माउंट आबू के विलय से संबंधित कौन सा नेता है दोस्तों? सिरोही का माउंट आबू, हिल स्टेशन माउंट आबू। दोस्तों राजस्थान में इसके विलय की कहानी जरा रोचक है। चलिए डालते हैं इस रोचक कहानी पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों सिरोही जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, जब राजस्थान का मुकम्मल मानचित्र तैयार किया जा रहा था, उस समय दोस्तों गुजरात के नेता कुछ चतुराई दिखाते हैं, गुजरात के नेता कुछ एक्स्ट्रा होशियारी दिखाते हैं, और वो क्या करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और कहते हैं कि पटेल साहब आप भी गुजरात से, हम भी गुजरात से, गुजरात का जरा कुछ भला कर देते हैं। पटेल साहब कहते हैं क्या भला कर रहे हो आप? कि जो राजस्थान का सिरोही में माउंट आबू वाला एरिया है, जो हिल स्टेशन है, उसे हैं जो क्या करते हैं? गुजरात में शामिल करवा लेते हैं। मतलब उस समय बॉम्बे प्रांत था, इनके बॉम्बे प्रांत में शामिल करवा देते हैं। एक हिल स्टेशन आ जाएगा, एक पर्यटन स्थल गुजरात में आ जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। और दोस्तों कब? 5 जनवरी 1949 को क्या होता है? 5 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो माउंट आबू था उसका प्रशासन किसे दे देते हैं? बॉम्बे प्रांत को दे देते हैं। मतलब दोस्तों 1960 से पहले गुजरात था ही नहीं, वो तो गुजरात बॉम्बे प्रांत का ही हिस्सा था। तो माउंट आबू का प्रशासन 5 जनवरी 1949 को किसे दे दिया जाता है? बॉम्बे को दे दिया जाता है। राजस्थान वाले बड़े नाराज होते हैं, गोकुल भाई भट्ट इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं। आंदोलन कौन करते हैं दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट हैं जो आंदोलन करते हैं। गोकुल भाई भट्ट के आंदोलन के पश्चात, राजस्थान वासियों के विरोध के पश्चात दोस्तों 26 जनवरी के दिन, कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 के दिन क्या होता है? 26 जनवरी 1950 के दिन सिरोही को
26 जनवरी 1950 के दिन सिरोही को राजस्थान में मिला दिया जाता है, परंतु इस माउंट आबू को अभी भी राजस्थान में नहीं मिलाया। दोस्तों 5 जनवरी 1949 को तो सारा सिरोही बॉम्बे को दे दिया, यानी कि गुजरात को दे दिया, परंतु 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया, माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ के बाकी सिरोही राजस्थान में मिलाई, परंतु अभी तक माउंट आबू नहीं दिया। इसमें है जो आपके गोकुल भाई भट्ट का जो हाथल गांव था वो भी राजस्थान में मिलाया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि राजस्थान वासियों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए थे, हमने गोकुल भाई भट्ट दे दिए, उनका हाथल गांव है जो मिला दिया, परंतु गोकुल भाई भट्ट यहाँ पे आंदोलन को रोकते नहीं हैं, आंदोलन की गति मंद नहीं करते हैं और क्या करते हैं, आंदोलन को जारी रखते हैं और आखिरकार इनकी मेहनत काम आती है। 1956 में माउंट आबू भी राजस्थान में शामिल हो जाता है, माउंट आबू भी राजस्थान में शामिल हो जाता है। बिल्कुल शानदार सतपाल जी, कियारा वर्मा, बिल्कुल सही आंसर है जो आप दे रहे हो। बाकी विद्यार्थियों क्लास को शेयर करने के साथ साथ आंसर देते रहो। आप आंसर दे दोगे तो मैं आपका नाम बोलूंगा तो अपनी जान पहचान बढ़ेगी। तो आंसर है जो देते रहो, गलत सही को देखते रहेंगे, बस आंसर देते रहो आप। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता, विष्णु के अवतार, शेषनाग के अवतार, कल्लाजी राठौड़ किस मेवाड़ शासक के समकालीन थे दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल 1 नवंबर किराया वर्मा कह रहे हैं 1 नवंबर 1956 को है जो सिरोही का पूर्ण रूप से विलय राजस्थान में होता है, देलवाड़ा और आबू को भी राजस्थान में मिलाया जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कल्लाजी राठौड़ किसके समकालीन थे? कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ शासक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ शासक? महाराणा प्रताप थे क्या उदय सिंह थे, क्या अमर सिंह थे, या फिर जगत सिंह थे? बताइए दोस्तों, कौन बताएगा? हाँ जी, आपकी तरफ से आंसर का मैं जरा इंतजार करता हूं। बिल्कुल मुकेश जी का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर दे रहे हैं। और प्रयास करिए, थोड़ा सा और प्रयास करिए दोस्तों। तो याद करिए दोस्तों, मेवाड़ का समय कौन सा? 1567 का समय। 1567 में क्या हुआ था? मेवाड़ पे अकबर का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? मेवाड़ पे अकबर का आक्रमण हुआ था। उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह क्या करते हैं? चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा जयमल और पत्ता को सौंप करके उदयपुर चले जाते हैं। उदयपुर जाके बस जाते हैं और चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा कौन करते हैं? जयमल और पत्ता करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? जयमल और पत्ता चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा हेतु तैनात किए जाते हैं। दोस्तों अकबर की संग्राम नामक बंदूक से एक गोली चलती है और जयमल के पैर में जाके लगती है। जयमल घायल हो जाता है। बाद में दोस्तों राजपूत सैनिक केसरिया करने का फैसला लेते हैं। जब राजपूत सैनिक केसरिया करने का फैसला लेते हैं, जयमल युद्ध करने लायक स्थिति में नहीं थे, वो अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। उस समय दोस्तों कौन? कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं? उस समय कल्लाजी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पे बिठाते हैं और युद्ध करते हैं। युद्ध मैदान में मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी अपन कहते हैं दोस्तों। तो किसके समकालीन थे दोस्तों? ये उदय सिंह के समकालीन थे। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर आया है सतपाल जी का, बिल्कुल सही आंसर आया है कियारा वर्मा का। बिल्कुल शानदार। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की? जयपुर की मंकी वैली में, जयपुर की गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना जयपुर में किसने की? यह आपसे पूछा गया है। और ये रामानंदी संप्रदाय की स्थापना जयपुर में नाथों के प्रभाव को समाप्त करके की गई थी। दोस्तों याद करिए, हवा महल का निर्माण करने वाले सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, परंतु उनकी रानी रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी हो गई। और दोस्तों उनकी रानी के ही कौन थे? गुरु कौन थे दोस्तों? कृष्णदास पहियारी जी। स्वामी कृष्णदास पहियारी जी इनके गुरु थे। और रानी के कहने पे सवाई प्रताप सिंह ने अपने गुरु जो नाथ संप्रदाय के थे, कौन?
शत्रुनाथ जी से कृष्णदास पहियारी का शास्त्रार्थ करवाया, वाद विवाद करवाया और कहा कि जो वाद विवाद में जीतेगा उसको मैं अपना गुरु मानूंगा और उसकी पीठ है जो जयपुर के गलता जी में स्थापित की जाएगी। इस वाद विवाद में कृष्णदास पहियारी जीतते हैं और इस प्रकार से जयपुर में नाथों का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित हो जाती है। बिल्कुल हाँ जी, हाँ अंतिम शाखा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कियारा वर्मा कि अंतिम शाखा था चित्तौड़ का, ये बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे अवशिष्ट है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? बड़ा सिंपल प्रश्न है, सभी आंसर दोगे आप। एक भी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी आंसर देंगे। आंसर सही हो सकता है, गलत हो सकता है, पर आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सतपाल जी कह रहे हैं पहियारी, बिल्कुल सही सतपाल जी आपका आंसर। हाँ जी, तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग पहली बात तो बनाया किसने दोस्तों? जोधा ने बनाया। किसने बनाया? जोधा ने बनाया। कब बनाया था? 12 मई 1459 को। कब दोस्तों? 1459 को है जो इसकी नींव रखी गई। और ये किस पहाड़ी पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो किस पहाड़ी पे है? बिल्कुल कियारा जी का सही आंसर आया है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे स्थित है। सी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया दोस्तों? सी विकल्प है जो सही हो गया। हाँ जी बिल्कुल, सुमंत मीना का भी सही आंसर आया है, मुकेश जी का भी सही आंसर आया है, सभी ने सही आंसर दिया। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ सतपाल जी का भी अभी सही आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 तो सभी को आता होगा। घाणे राव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। ये जो ठिकाना है ना, ये आदि जो ठिकाना कला है, ठिकाना कला से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है। विकल्प नंबर बी है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा? विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग का आभूषण है? आभूषणों से प्रश्न पूछा कि यह है जो किस कौन से आभूषण है? ये जो आभूषण उल्लेखित हैं वह शरीर के कौन से अंग में है जो पहने जाते हैं? क्या कान में पहने जाते हैं, क्या पांव में पहने जाते हैं, क्या नाक में पहने जाते हैं, या फिर सिर में पहने जाते हैं? देखिए आंसर दीजिए। बिल्कुल सतपाल जी सही आंसर दे रहे हैं, कियारा वर्मा है जो बिल्कुल सही आंसर दे रही है, और मुकेश जी भी हैं जो लगातार सही आंसर दे रहे हैं। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी का सही आंसर था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा, पांव के आभूषण है। ये सभी के सभी किस अंग के आभूषण है? पांव के आभूषण है। बिल्कुल कियारा वर्मा का सही आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? सिंपल प्रश्न है, आप सभी को जानते होंगे दोस्तों। एक सामान्य जीके का प्रश्न है जो इसे कहा जा सकता है। राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुष अग्नि नृत्य किया करते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में एक ही संप्रदाय का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। वो संप्रदाय कौन सा है? वो संप्रदाय जसनाती संप्रदाय है। यहाँ पे बी विकल्प है जो सही हो जाता है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी थे। जसनाथ जी ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 36 नियमों का प्रतिपादन किया। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है? कतरियासर में है। कतरियासर बीकानेर में है जो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। यहां पे दोस्तों एग्जामिनर कई बार ऐसे घुमाता है, आपको प्रश्न ऐसे पूछता है कि जसनाथ जी की तपोस्थली कौन सी थी? जसनाथ जी की तपोस्थली जब भी आपसे पूछी जाए कतरियासर आंसर मत लगाना। आंसर क्या लगाना है आपको? गोरखमलिया लगाना है। गोरखमलिया स्थान है जो जसनाथ जी की तपोस्थली थी। प्रधान पीठ कतरियासर है, गोरखमलिया क्या है? जसनाथ जी की तपोस्थली है। ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों। बिल्कुल कियारा वर्मा और मुकेश जी और आपके सतपाल जी का सही आंसर है जो प्राप्त हो रहा है। बी विकल्प है जो यहाँ सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। कुएलमाला नामक कथा ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेखित हुआ है? दोस्तों उद्धोधन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुएलमाला के रचनाकार कौन है?
उद्धोतन सूरी। उद्धोतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कोयलमाला में कितनी देशी भाषाओं का नामों का उल्लेख किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख कोयलमाला नामक ग्रंथ में किया गया है। तो कितनी देशी भाषाएं हैं दोस्तों? 15, 16, 17 या 18? तो कितनी है दोस्तों? कितनी देशी भाषाएं हैं? 18 देशी भाषाएं हैं। बिल्कुल सही आंसर आया है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा का स्वागत है। बिल्कुल सही आंसर है जो आपने दिया है। कियारा वर्मा, मुकेश जी और सतपाल जी, हाँ बिल्कुल। उद्धोतन सूरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कियारा वर्मा, मोहित शर्मा बिल्कुल सही, सभी का सही आंसर है। हाँ जी, तनिषा जी का भी स्वागत है, आपने भी हैं जो बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से 3 तो असुमेलित हैं, 1 सुमेलित है। जो सुमेलित है उसको पकड़ना है। चलिए, कौन सा सुमेलित है? हाँ जी, विरुद्ध सहत्री। विरुद्ध सहत्री किसकी थी? यह क्या करपाराम खिड़िया की रचना का थी? नहीं थी दोस्तों, ये किसकी थी? दुर्सा आडा की रचना थी। दुर्सा आडा की जो रचना थी। दुर्सा आडा कौन थे? प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है इन्हें। मुगल दरबार में महाराणा प्रताप के पक्ष में महाराणा प्रताप की प्रशंसा स्वरूप हैं जो कविताएं कौन लिखते थे? दुर्सा आडा हैं जो लिखा करते थे। राजयारा सोहटा क्या उदयराज उज्ज्वल की लेखनी है? क्या उदयराज उज्ज्वल की कृति है दोस्तों? नहीं, राजयारा सोहटा तो किसके हैं? करपाराम के हैं। किसके हैं दोस्तों? करपाराम बारठ के हैं। किसके हैं दोस्तों? करपाराम बारठ के। क्या लिखे करपाराम बारठ ने? राजयारा सोहटा लिखा। दोस्तों, राजिया करपाराम का सेवक हुआ करता था, करपाराम का नौकर हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि राजिया के कोई पुत्र नहीं था, राजिया के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजिया चिंतित था। उसे लगता था कि मेरी वंश परंपरा को आगे कौन प्रसारित करेगा। तो दोस्तों, करपाराम उसे कहते हैं कि राजिया तू चिंता मत कर, मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। और ऐसा ही किया, नाम अमर हो गया। राजयारा सोहटा के माध्यम से राजयारा नाम है जो अमर हो गया। बिल्कुल, बोल भारमली के कियारा वर्मा का सही आंसर आ चुका है। बिल्कुल, कियारा वर्मा का सही आंसर आ चुका है। और तनिषा परिहार भी अपने स्तर पे सही प्रयास कर रहे हैं। बोल भारमली किसने लिखा? सत्य प्रकाश जोशी ने लिखा। ये सुमेलित है, ये असुमेलित था, ये भी असुमेलित था। केसर विलास किसका है? केसर विलास शिवचंद्र भरतिया का है। किसका है? शिवचंद्र भरतिया का है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बिल्कुल, कियारा वर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया, सतपाल जी का सही आंसर आया, मोहित शर्मा का हाँ जी, मुकेश जी भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मुकेश जी बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर देगा सही, उसे है जो सिखवाल की तरफ से एक पुरस्कार मिलेगा। देखते हैं कौन है जो इस प्रश्न का सबसे पहले सही आंसर देता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पे विचार करिए। पहले विचार करना है, फिर आंसर देना है। मारवाड़ है, मेवाड़ है और बांसवाड़ा है। इसकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब सबसे पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। आप ऐसे तो बता दोगे, परंतु आपको यह भी बताना है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किसने की, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किसने की, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की। जो ये सारी चीजें बता देगा कमेंट बॉक्स में, उसे सिखवाल पब्लिकेशन की तरफ से, सिखवाल ऑनलाइन हब की तरफ से उपहार दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। देखते हैं कौन है जो इस पुरस्कार को जीतने में सफल रहता है। तब तक है जो मैं पानी के 2 घूंट पी लेता हूं। हाँ जी, आपके आंसर आ रहे हैं बी। मैंने जो कहा था उस तरीके से आंसर दीजिए, पूरा डिटेल में लिख के दीजिए। चलो अब मैं बता ही देता हूं, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी?
मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 में हुई। किसने की? जयनारायण व्यास ने की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, परंतु अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता हैं जो अध्यक्ष बने थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई, भूपेंद्र सिंह द्वारा है, जो भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी द्वारा है जो इसे स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले क्या हो गया? मारवाड़ हो गया, फिर मेवाड़ हो गया, फिर बांसवाड़ा हो गया। तो 1 2 3 बी विकल्प है जो सही हो गया। कौन सा सही हो गया? बी विकल्प है जो सही हो गया। कियारा वर्मा का सही आंसर है, तनिषा जी का सही आंसर है और मुकेश जी भी हैं जो सही आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? असंगत युग्म है जो आपको बताना है। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ, हाँ जी, कियारा वर्मा सही आंसर दे रहे हैं। मारवाड़ मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल सही। मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ जयनारायण व्यास, तीनों का है जो आपने सही बताया। कियारा वर्मा, आपको क्या करना है? इन हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करना है और अपना पुरस्कार प्राप्त करना है। जी आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? मौमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा झालावाड़, कलजी तीज उत्सव बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू। इनमें से आपको असंगत युग्म का पता लगाना है। दोस्तों शीत महोत्सव माउंट आबू में बिल्कुल सही है, कलजी तीज बूंदी में है और छोटी तीज कहा जाए तो कहां पे है? कलजी तीज या बूढ़ी तीज बूंदी में, छोटी तीज जयपुर में। दोस्तों चंद्रभागा झालावाड़ बिल्कुल सही है। अब एक ही रह गया, मौमासर उत्सव। मौमासर उत्सव कहां पे मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है दोस्तों? बीकानेर में मनाया जाता है। हाँ जी, तनिषा जी कह रहे हैं ये राइट आंसर है क्या? कौन से प्रश्न के बारे में पूछ रहे हो? 1937, बिल्कुल तनिषा जी सही कह रहे हो। हाँ, तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए विकल्प है जो हो गया। बिल्कुल कियारा वर्मा ने क्या किया? सिर्फ नाम बताए और तनिषा जी क्या कर रहे हैं? सन भी बता रहे हैं। बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर के शासक। 7 हजारी मनसब, अकबर ने किसे 7 हजारी मनसब प्रदान किया? यह आपसे पूछा गया है। 7 हजारी मनसब अकबर ने किसे प्रदान किया दोस्तों? 7 हजारी मनसब प्राप्त करने वाला एकमात्र राजस्थान का राजा, एकमात्र राजस्थान का राजकुमार कौन था दोस्तों? मान सिंह था। कौन था? मान सिंह। दोस्तों मान सिंह को 7 हजार का मनसब अकबर ने तो दे दिया, परंतु जैसे ही जहांगीर बादशाह बना उसने जो उसका मनसब कम कर दिया। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। बिल्कुल सतपाल जी सही आंसर दे रहे हैं। कियारा वर्मा लगातार सही आंसर दे रहे हैं। तनिषा परिहार का भी अच्छा प्रयास है। हाँ जी, मुकेश जी बिल्कुल सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? जब मुगल और मारवाड़ का संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जब दोस्तों जसवंत सिंह की मौत हो गई थी, जब जसवंत सिंह स्वर्ग सुधार गए थे, तो जहांगीर औरंगजेब ने क्या कहा था? औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। और जसवंत सिंह की मौत के बाद जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर का जो उत्तराधिकारी था, जो जसवंत सिंह का बेटा था, कौन? अजीत सिंह, उसे हैं जो जेल में डाल दिया, उसे दिल्ली में कैद कर दिया। उसके बाद दुर्गादास अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं, वहां से उसे निकालते हैं और वापस मेवाड़ पहुंचते हैं। मेवाड़ के उस समय के महाराजा कौन थे दोस्तों? राय सिंह थे। चारुमती से विवाह करने वाले कौन? चारुमती से विवाह करने वाले, टीका दौड़ का आयोजन करने वाले राज सिंह। राज सिंह क्या करते हैं? मारवाड़ की वहां पे, मारवाड़ के राठौड़ों की वहां पे सहायता करते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपका। हाँ, फरजद की उपाधि भी दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कियारा वर्मा की 7 हजार का मनसब और फरजद की उपाधि यानी कि बेटे की उपाधि है जो 1604 में अकबर द्वारा मान सिंह को दी गई थी। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? आहड़ में उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? 1953 में आहड़ का उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ।
उदयपुर की आहड़ नगरी, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, राजस्थान का गौरव आहड़। इसका है जो 1953 में उत्खनन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, तो वह प्रारंभ किसने किया दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास ने किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, एसडी सांकलिया ने किया। किसने किया, देखिए कौन बताता है इसे दोस्तों। 1953 में सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा है जो इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया। कब, 1953 में। फिर 1956 में कौन आ जाते हैं, 1956 में आपके रतन भाई साहब आ जाते हैं, और वो भी पावड़ा तखेरी लेके क्या करने लगते हैं, आहड़ की खुदाई करने लगते हैं। जब रतन भाई साहब आहड़ की खुदाई करते करते थक जाते हैं तो एसडी सांकलिया साहब आते हैं कि अब है जो सांकल लानी पड़ेगी, पावड़ा तगेरी से खुदाई नहीं होगी। और 1961 में क्या किया जाता है, एसडी सांकलिया साहब हैं जो आहड़ की खुदाई प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर ए है जो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को लेते हैं। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, अजमेर की स्थापना से पूर्व अजय राज द्वारा जब अजमेर स्थापित किया गया उससे पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी, सांबर थी, सपाल दक्ष भी जिसे कहा जाता था। हाँ जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों का लेना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया। तो दोस्तों राजपूत वंश कौन सा था, सोनगरा सोहान वंश था, सोनगरा सोहान वंश। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, अब है जो अपन अक्षय कीर्ति व्यास, बिल्कुल कियारा वर्मा सही कह रहे हैं, तनिषा परिहार बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मुकेश जी सही आंसर दे रहे हैं, और सतपाल जी भी लगातार सही आंसर दे रहे हैं। अब पॉलिटी के प्रश्न प्रारंभ हो चुके हैं। पॉलिटी में आपका हाथ हमेशा तंग रहा है, पॉलिटी के अच्छे से पढ़ो दोस्तों। पॉलिटी समय की मांग है, पॉलिटी के 20 से 25 प्रश्न आ रहे हैं सेकंड ग्रेड के इस एग्जाम में, और आने वाली आरएएस भर्ती परीक्षा में भी पॉलिटी बड़ी मात्रा में पूछी जाएगी। 25 के करीब प्रश्न है जो पॉलिटी और मतलब राजस्थान की राजव्यवस्था और भारतीय राजव्यवस्था से पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, यह आपसे पूछा गया है। हाँ जी, पूछिए तनिषा जी, क्या पूछना चाह रहे हो, पूछिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल पूछा है दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, भले ही संघ लोक सेवा आयोग हो, भले ही आरपीएससी हो, भले ही क्या हो, यूपीएससी हो, यदि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल की बात करनी होगी तो कौन से अनुच्छेद में जाना होगा, अनुच्छेद 316 में जाना होगा। अनुच्छेद 316 कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 62 वर्ष, यहां दोस्तों क्या यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, कितना दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और यदि आरपीएससी की बात करें तो अनुच्छेद 316 कहता है कि आरपीएससी के सदस्य 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उस टेन्योर तक हैं जो क्या रहेंगे, इस आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। अच्छा, बीएसटीसी की लाइव क्लास कब से होगी? बीएसटीसी की लाइव क्लास प्रारंभ, अब बीएसटीसी में राजस्थान जीके तो आता ही है, आप इन प्रश्नों का भी आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। बीएसटीसी के लाइव क्लास को प्रारंभ करने का भी हम प्रयास करेंगे। तनिषा जी आपका सुझाव है, आपकी मांग है, तो दोस्तों प्रयास किया जाएगा। कमेटी बैठेगी, मंथन होगा इस मुद्दे पे, फिर क्लास प्रारंभ हो जाएगी। तब तक है जो दोस्तों आप सेकंड ग्रेड की क्लास का आनंद लीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अनुच्छेद 316 के तहत 6 वर्ष और 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, और यदि उससे पहले अध्यक्ष जो बना, सदस्य जो बना, उसकी आयु 62 वर्ष की हो जाती है तो उसे पहले ही घर भेज दिया जाएगा। मतलब यहाँ तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा होगा वही कार्यकाल होगा। तो 6 और 62 कहाँ है भाई, 6 और 62 जो भी पहले हो, बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा सही हो गया? बी विकल्प है जो सही हो गया। विकल्प कौन सा सही हो गया? बी हो गया, बिल्कुल कियारा जी का सही आंसर है।
तनिषा परिहार, तनिषा परिहार 5 वर्ष। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपसे गलती हुई है, गलती हो सकती है, पर आपने प्रयास किया, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल सतपाल जी ने सही आंसर दिया है। क्लास में बने हुए हो सतपाल जी, मुझे लगा कि आप क्लास छोड़ के चले गए हो। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता? दोस्तों, राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इस कार्यपालिका की अध्यक्षता के नाते वो राजस्थान की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, वो राजस्थान के मंत्रियों को शपथ दिलाता है, वो राजस्थान आरपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, वो कुलपतियों को नियुक्त करता है, यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को नियुक्त करता है, वो महान्यायवादी को भी नियुक्त करता है। यहां पे पूछा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नहीं होती? विकल्प देखते हैं दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पहला ही विकल्प सही हो गया। ए विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल को नहीं है अधिकार न्यायाधीशों की नियुक्ति का। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल से पूछेगा जरूर, परामर्श लेगा, राज्यपाल से भी परामर्श लेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श है जो लिया जाएगा अनुच्छेद 217 के तहत। तो इसकी नियुक्ति है जो राज्यपाल नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं, कैबिनेट मंत्री की करते हैं, राज्य पोषित विश्वविद्यालयों कुलपतियों की भी करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति वही करते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जरा बताइए, देखिए कौन है जो बता पाता है। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो विद्यार्थी इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे वह भी कमेंट बॉक्स में बताना कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है दोस्तों? अजमेर में, सिरोही में, डूंगरपुर में या फिर मंडोर में? कौन से शहर में है जो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, यह आपसे पूछा गया। बताइए, तब तक मैं पानी के 2 घूंट पी लेता हूं दोस्तों। हाँ जी, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं होता। 18 का 1 मतलब पॉलिटी, हाँ बिल्कुल 18। सतपाल जी ने सही आंसर दिया है, कियारा वर्मा का आंसर गलत हो गया था, तनिषा जी का भी आंसर गलत हो गया था। पॉलिटी में आपके हाथ जरा तंग है। यदि आप चाहते हो कि पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ो, पॉलिटी से पूछे जाने वाला एक भी प्रश्न आपके कभी गलत ना हो, पॉलिटी में आप इतने मजबूत हो जाओ कि भविष्य में कभी आपको पॉलिटी पढ़ानी भी पड़े तो आप आत्मविश्वास से पढ़ा पाओ। यदि इस प्रकार की कमांड यदि आप पॉलिटी पे चाहते हो तो दोस्तों मैं एक आपको सलाह दूंगा। मैं एक आपसे यहाँ यूँ कहूँ कि एक निवेदन करूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हैं जो सिखवाल के साथ जुड़िए, सिखवाल के इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़िए। सिखवाल का ये जो ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, सिखवाल का ऑनलाइन कोर्स दोस्तों सिखवाल पब्लिकेशन की तरफ से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की एक बुक प्रकाशित की गई, बाजार में उपलब्ध है। इस बुक की सफलता के उपलक्ष्य में, कौन सी सफलता दोस्तों? यूपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था 28 मई को, उस यूपीएससी प्री के एग्जाम में 12 प्रश्न पूछे गए संविधान और राज्य व्यवस्था से। बड़ी बड़ी जो पुस्तकें हैं संविधान और राज्य व्यवस्था की, सुविख्यात पुस्तकें हैं, वह 5 से ज्यादा प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाई उस प्रश्न पत्र में, परंतु सिखवाल की इस पुस्तक ने 12 के 12 प्रश्नों का आंसर दिया। इस पुस्तक ने, सिर्फ 250 पृष्ठ की पुस्तक है, इस पुस्तक की इसी सफलता के उपलक्ष्य में सिखवाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पे मेरे द्वारा पॉलिटी का A to Z अध्ययन करवाया जा रहा है, भारतीय संविधान का A to Z अध्ययन करवाया जा रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल गहराई के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, इस कोर्स में मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। यदि आप इस कोर्स से जुड़ोगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी और पॉलिटी में आपका हाथ जो तंग नजर आ रहा है वो कभी तंग नहीं होगा। हाँ जी, संजय कुमार नहीं है,
सही, थोड़ा सा सही बताने का प्रयास करें। तो पॉलिटी में है जो आप जुड़ सकते हो। और यदि आपको अध्ययन की गुणवत्ता की परख करनी है तो आपको क्या करना है, सिखवाल के इसी यूट्यूब चैनल पे संविधान निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण जैसे कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, उनको जाके देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे डेमो में देखिए। दोस्तों यकीन मानिए आप पॉलिटी में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि भविष्य में कभी भी आपको पॉलिटी को लेकर के चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब विज्ञापन कुछ ज्यादा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, है ना। अपन कहीं पे मेहनत करते हैं और वो मेहनत कब सफल होती है, जब अधिक से अधिक विद्यार्थी हैं जो हमारे साथ जुड़े। दोस्तों मोहित शर्मा क्या कह रहे हैं, 19 का 3। संजय कुमार नहीं है, संजय छोत्रिय। हाँ जी, कियारा वर्मा कह रहे हैं पॉलिटी अभी से स्टार्ट की है तो थोड़ी वीक है। हाँ, अभी से स्टार्ट किए हैं तो शुरुआत के क्षणों में पॉलिटी कैसे पढ़ा जाए। अब मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि एक बार आप कोर्स में आइए, इसके बाद जीवन में कभी भी आपको पॉलिटी में दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसने मुख्यमंत्री का पद 4 बार लिया? अशोक गहलोत 3 बार रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं, हरिदेव जोशी 3 बार रहे हैं, परंतु 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले 1954 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1954 में बनते हैं। फिर 1957 में दोबारा हैं जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। फिर 1962 में शपथ लेते हैं। फिर 1967 में भी वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो कितनी बार बन गए मुख्यमंत्री? 1 2 3 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले एकमात्र व्यक्ति 17 वर्ष तक हैं जो क्या करते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? बेहतरीन सवाल पूछा। क्या पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? प्रश्न जरा घुमा के पूछा है। प्रश्न कहां से आया है? संविधान का एक अनुच्छेद है 164(1) का क। 164(1) का क संविधान का एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के तहत यह प्रश्न पूछा गया है। यह अनुच्छेद संविधान में कब शामिल किया गया? यह अनुच्छेद संविधान में 91वें संविधान संशोधन 2003 से है जो शामिल किया गया। इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें कहा गया कि कोई भी राज्य होगा, उस राज्य में मंत्रिपरिषद की कुल यानी कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी होगी? उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की जो विधानसभा है, उस राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन से अनुच्छेद में कहा? 164(1) के क में ऐसा कहा गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया। अब पूछा है कि राजस्थान में अधिकतम है जो मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद में कितनी हो सकती है? तो राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। 200 का 15%, क्योंकि 15% से अधिक नहीं हो सकती। 200 का 15% कितना होता है दोस्तों? थोड़ी सी गणित आती होगी आपको। 0 से 0 काटिए और 2 × 15 करोगे तो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। 30 विकल्प में है क्या कहीं? बी विकल्प है जो यहाँ सही हो गया। कौन सा विकल्प सही हो गया? बी विकल्प है जो सही हो जाता है दोस्तों। हाँ जी, मोहित शर्मा 2002 क्या कह रहे हो? हाँ, सतपाल जी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सतपाल जी ने 30, कियारा वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया बिल्कुल सही। कियारा जी का आंसर भी सही आया है। 15% मोहित शर्मा, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, तो 30 हो सकती है। अब मेरा प्रश्न यह है कि न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम भी निर्धारित है। अधिकतम तो 30 हो सकती है, न्यूनतम कितनी होगी? अच्छा, संशोधन 2002 में हुआ, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? चेक करिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल निम्नलिखित मुख्य सचिवों
मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, गलत करवाने के लिए पूछे जाते हैं। राजस्थान में अब तक 44 मुख्य सचिव बने। उषा शर्मा जो राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव हैं वो 44वीं है। अब आरपीएससी क्या चाह रहा है आपसे कि आप 44 के 44 मुख्य सचिवों के नाम याद करो, फिर उनका कार्यकाल भी याद करो। विद्यार्थी बेकार बैठा है क्या? विद्यार्थी के पास रटने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? इस प्रकार के प्रश्न देना दोस्तों विडंबना की बात है। खैर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो अपन इंडेक्स पे ध्यान रखेंगे, मुख्य सचिवों के नाम को जरा याद रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों HM माथुर का था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 शानदार है दोस्तों। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है? क्या पूछा है? जो आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसमें कुछ धाराएं वगैरह हैं। किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। जो 1993 का ये अधिनियम है उसका एक अध्याय है, कल भी मैंने आपको बताया है क्योंकि ये बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है आरपीएससी द्वारा। तो उसका एक अध्याय है। अध्याय कौन सा है? अध्याय 5वां। अध्याय 5 में क्या है? राज्य आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कौन सी धारा से? धारा 21 से लेकर के धारा 29 तक यह प्रावधान किए गए हैं। किससे संबंधित? राज्य आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए। उसमें जो धारा 21 है, कल मैंने बताया था, सतपाल जी आप भी थे क्लास में, बताइए जरा। हाँ जी, धारा 21 में क्या है? धारा 21 में राज्य आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है। धारा 22 में क्या है? धारा 22 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और धारा 23 में क्या है? धारा 23 में कहा गया है कि ये अध्यक्ष और सदस्य यदि बेईमानी कर ले तो उन्हें हटाना कैसे है, हटाने संबंधी प्रावधान है। फिर धारा 24 में क्या कहा गया है कि इन जो अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया है यदि वो बेईमानी नहीं करते हैं तो अधिकतम किस अवधि तक रह सकते हैं, मतलब कि पदावधि है। धारा 24 में, कौन सी धारा में? धारा 24 में क्या है? पदावधि का उल्लेख है। ये 4 धाराएं याद रखना, यह 4 धाराएं ही याद रखनी है। और इन 4 धाराओं से पिछले 2 वर्ष में 10 बार प्रश्न पूछा गया है। ध्यान में रखना इन 4 धाराओं को। हाँ जी, बी धारा बी, हाँ नियुक्ति से संबंधित है बी, बिल्कुल सही आंसर आया है। कियारा वर्मा का, तनिषा परिहार का, सभी का सही आंसर है। कियारा हटाया जाना धारा 23, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन देखते ही विद्यार्थी तो घबरा जाते हैं। खैर देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रश्न पत्र बनाने वाले विशेषज्ञ होते हैं वो ज्यादा मेहनत नहीं करते दोस्तों। वो क्या करते हैं, ये जो सदस्यों की निहरता, ये क्या लॉ की भाषा यहाँ पे पटक देते हैं, बैरेक्ट से उठाते हैं, शब्द भी चेंज नहीं करते हैं, बैरेक्ट की यूं भाषा डाल देते हैं। या निहरताओं की जगह अयोग्यता लिख देते हैं। अयोग्यता, बच्चे ऐसे से समझ पाते प्रश्न को, बस बच्चों को समझाना थोड़ा ये प्रश्न, बच्चों से गलत करवाना उनका उद्देश्य, इसलिए लॉ की भाषा डालते हैं। तो संविधान को बैरेक्ट की भाषा में पढ़ना भी समय की जरूरत है। और जिस पॉलिटी के कोर्स का मैंने आपके साथ उल्लेख किया उसमें मैं बैरेक्ट की भाषा में भी पढ़ाऊंगा और आसान भाषा में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि विनिश्चयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ये किस अनुच्छेद की भाषा है? ये अनुच्छेद 191 की भाषा नहीं है, ये अनुच्छेद 192 की भाषा है। अनुच्छेद 192 में यूं के यूं लिखा गया है, यूं के यूं कॉपी किया है वहां से, ऐसा समझ लो आप। तो यहां पे फिर भी ये सेंटेंस गलत कर दिया। सेंटेंस गलत कैसे किया? जो एग्जामिनर है उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, अनुच्छेद 192 की यूं के यूं कॉपी किया और यहाँ पे कहां पे, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष लिख दिया, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या हुआ है? राज्यपाल है। वास्तव में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल है। यह अनुच्छेद कहना क्या चाह रहा है? यह अनुच्छेद ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई
यदि कोई विधानसभा का सदस्य मतलब एमएलए साहब क्या हो, एमएलए साहब अयोग्य हो जाए किसी कारणवश, जो 191 में लिखी हुई है अयोग्यताएं, निरर्हताएं, उन निरर्हताओं से मतलब अयोग्यता से कोई एमएलए ग्रसित हो जाए तो उस एमएलए को क्या करना है, हटाना है। तो हटाने का अधिकार किसे है, राज्यपाल को है, न कि विधानसभा अध्यक्ष को। और विधानसभा राज्यपाल इस सदस्यों को हटाएगा कैसे, निर्वाचन आयोग से सलाह लेने के बाद है जो उसे हटाएगा। यह प्रावधान कहां पे है, अनुच्छेद 192 में। अनुच्छेद 192 की भाषा यूं की यूं कॉपी की गई, राज्यपाल की जगह विधानसभा अध्यक्ष लिख दिया, तो यह सेंटेंस तो गलत हो गया। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए अध्यक्ष नहीं, यहां पे भी राज्यपाल है। निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया, क्योंकि जहां राज्यपाल था वहां पे क्या लिख दिया इन्होंने, अध्यक्ष लिख दिया। इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस गलत हो गए। पूछा क्या है, पूछा यह है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। यहाँ पे डी विकल्प है जो सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया, डी विकल्प है जो सही हो गया। सही आंसर क्या हो जाता है, डी विकल्प है जो सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, पॉलिटी के प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया गया है और पॉलिटी के बदलते परिप्रेक्ष्य में, पॉलिटी के बदलते स्तर में पॉलिटी को ढंग से पढ़ना जरूरी है। और ढंग से पढ़ने के लिए सिखवाल का ऐप डाउनलोड करना जरूरी है और ऐप डाउनलोड करके मेरे साथ पॉलिटी पढ़ना जरूरी है। मतलब बहाना मिलना चाहिए विज्ञापन करने का, विज्ञापन तो हम कर ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। धन विधेयक की परिभाषाएं कहां पे उल्लेखित हैं, धन विधेयक को कहां पे परिभाषित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 199 में किया गया है। राज्य विधानसभा के संदर्भ में, लोकसभा या संसद के संदर्भ में कहां पे परिभाषित है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। हाँ जी, हाँ, बहुत हार्ड क्वेश्चन आवे, सही बात कहो हो क्यारास में, पर हार्ड क्वेश्चनों को सरल करने के लिए अपन को पॉलिटी को डीप में पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, तो अनुच्छेद 199 में जो धन विधेयक की परिभाषा है, निम्न में से कौन है जो उसमें सम्मिलित नहीं है। तो विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्सर्जन, परिहार, परिवर्तन और विनिमय को उपबंधित करता है। बिल्कुल लॉ की भाषा लिखी गई है, यहाँ पे भी बैरेक्ट की भाषा को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है, वहां से कॉपी करके पेस्ट किया गया है। संविधान के बैरेक्ट को तो जानते हो ना, संविधान का एक बैरेक्ट आता है कानून प्रकाशन की तरफ से, वो सभी हैं जो आपको खरीद लेना है। और सिखवाल पब्लिकेशन की राज व्यवस्था की पुस्तक है जो खरीद लेनी है। वो दोनों साथ में रख के जब पढ़ोगे तभी है जो पॉलिटी आसानी से आप हल कर पाओगे, पॉलिटी के इस प्रकार के प्रश्नों को सही कर पाओगे। हाँ जी, विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनिमय का उपबंध करता है, यह भी शामिल है, यह भी शामिल है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है, यह भी शामिल है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकार निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सर्जन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय का उपबंध करता है, यह शामिल नहीं है। कौन सा नहीं पूछा, तो ये डी वाला शामिल नहीं है। अब बैरेक्ट की सीधी भाषा कॉपी की है, यहाँ पे समझाए तो क्या समझाए, बैरेक्ट है जो याद होना चाहिए अपन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को जरा ध्यान से पढ़िए, ऐसा है जो एग्जामिनर कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं अपन ध्यान से। कथन 1, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली में रियासतों ने पंचायत कानून बनाए थे। क्या रियासतों ने पंचायत कानून बनाए थे क्या? बिल्कुल दोस्तों, जोधपुर ने भी बनाए थे, भरतपुर ने बनाए थे, बीकानेर ने भी बनाए थे। बीकानेर यहाँ पे उल्लेखित नहीं है क्या? बीकानेर ने सबसे पहले बनाए थे 1928 में पंचायत कानून, है ना। बीकानेर राज्य ने अपना पंचायत का अधिनियम बहुत पहले 1928 में बनाया था, यहाँ पे उल्लेखित है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। 1949 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाया गया और उसे पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। क्या ये 1949 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आया था क्या दोस्तों? 1949 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम नहीं आया था। कल ही मैंने आपको बताया था दोस्तों, 1953 में आया था। कब आया था? 1953 में पहली बार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अधिनियमित किया गया और उसके तहत 1954 में पहली बार ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाए गए। पहली बार लोगों को सरपंच कब बनाया? 1954 में बनाया, राजस्थान में, आजादी के बाद।
और अब तक है जो ग्राम पंचायतों के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। आपके जनवरी 2020 तक 11 बार हैं जो चुनाव आयोजित करवाए जा चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल कियारा वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ए आंसर है जो सही होगा 1953 होगा, बिल्कुल सही, ए आंसर ही सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, ये है जो गलत है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्लास को शेयर करते रहिए और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जरा एक बार लाइक जरूर कर ले। हाँ जी, पंचायती राज अधिनियम 1953 वर्तमान में कौन सा लागू है? 1994 वाला लागू है। कभी 1994 को भी डिटेल से पढ़ेंगे। 1994 का जो अधिनियम है उसे भी है जो डिटेल से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वासित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। मतलब प्रश्न को कितना डीप पूछा जा सकता है उतना डीप है जो यहां पूछ लिया। क्या पूछा कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 को आया था, जिसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, उस मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत क्या किया गया था? उस मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत केंद्र में, कहां पे दोस्तों? केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है जो स्थापित किया गया था। कहां पे? केंद्र में। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित कौन से अधिनियम के तहत किया गया? 1919 अधिनियम के तहत किया गया। द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन थे विधानमंडल के, कौन कौन से थे? एक था राज्य परिषद, एक कौन सा था दोस्तों? एक राज्य परिषद था और दूसरा कौन सा था? विधानसभा था। दूसरा कौन सा था? विधानसभा था। दोस्तों आज भी अपन देखते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों ये दो सदनों वाला विधानमंडल की परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी? 1919 के अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई थी। जो ये 2 सदन थे उसमें जो राज्य परिषद में कुल सीटें कितनी थी? 60 थी। विधानसभा में कुल सीटें कितनी थी? विधानसभा में कुल सीटें 145 थी। यहां पे क्या पूछा है कि विधानसभा में, किसमें? विधानसभा में गैर निर्वासित सरकारी सदस्यों की संख्या, मतलब जो निर्वासित नहीं थे उनके सदस्यों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, जो 145 थे उनमें से निर्वासित कितने थे? 145 में से निर्वासित थे 104 और गैर निर्वासित कितने थे? 41 थे। इन 41 में से भी 26 तो क्या थे? सरकारी सदस्य थे और 15 क्या थे? गैर सरकारी थे। ये जो 41 गैर निर्वासित थे यानी कि मनोनीत थे, उनमें से 26 कैसे थे? सरकारी थे। और यहाँ पे क्या पूछा है? गैर निर्वासित सरकारी सदस्यों की संख्या तो कितनी थी? 26 थी। कितनी थी दोस्तों? 26 थी। मतलब प्रश्न को इतना डीप पूछा गया। ये तथ्य यहां से घूमते घूमते यहां तक आओगे तब जाके इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। और सतपाल जी ने सही आंसर दिया है, बहुत बधाई के पात्र हो। हाँ जी, सतपाल जी ने भी सही आंसर दिया है और तनिषा प्रियान ने भी सही आंसर दिया है, बी आंसर दिया है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न से पहले ऐड आ गया। ऐड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आप संपूर्ण पॉलिटी का बिल्कुल गहराई के साथ अध्ययन करना चाहते हो, मेरे साथ भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का A to Z अध्ययन करना चाहते हो, तो सिखवाल का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स से जुड़ जाइए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत शासन अधिनियम 1935 के किस अनुसूची में 3 अनुसूचियां थी जिसके तहत केंद्र प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था? बेहतरीन सवाल है दोस्तों ये भी। दोस्तों जो भारतीय का वर्तमान संविधान है, जो भारत का वर्तमान संविधान है, उसकी 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। पावर सेपरेशन का सिद्धांत कहां पे है? 7वीं अनुसूची में है वर्तमान संविधान में। और वर्तमान संविधान में यह प्रावधान आया कहां से दोस्तों? यह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से आया। भारत शासन 1935 का जो अधिनियम था जिसके अंदर 321 अनुच्छेद थे, उस 321 अनुच्छेदों के साथ साथ 13 परिशिष्ट 13 अनुसूचियां भी थी। उन अनुसूचियों में से एक अनुसूची कौन सी थी? उस अधिनियम की भी 7वीं अनुसूची थी। उसमें भी क्या था? शक्तियों का विभाजन किया गया था। शक्तियों का विभाजन सबसे पहले कौन से अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया।
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता क्या है? पावर सेपरेशन है, शक्तियों का विभाजन है। किसके मध्य शक्तियों का विभाजन? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघ और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में 1935 के अधिनियम के तहत यह विभाजन किया गया, तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। 7वीं अनुसूची में विभाजन 3 रूपों में था, एक संघ सूची थी, एक राज्य सूची यानी कि प्रांतीय सूची थी, और एक कौन सी थी? समवर्ती सूची थी। एक सूची कौन सी थी? समवर्ती सूची थी। संघ सूची में कितने विषय थे दोस्तों? संघ सूची में उस समय जो कितने विषय रखे गए? संघ सूची में उस समय 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए। कितने? 59 रखे गए, राज्य सूची में 54 रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे। अब आप में से कौन सा विद्यार्थी वर्तमान स्थिति को बताएगा कि वर्तमान संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? देखता हूं कि कौन है जो ये बताने में सफल रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? तो गांधी जी ने हरिजन यात्रा 7 नवंबर 1933 को प्रारंभ की, जब भीमराव अंबेडकर गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी, भारत में वाकई दलितों की हालत बहुत खराब है, दलितों की यदि हालात को नहीं सुधारा जाता तो दलित हिंदू वर्ग से अलग हो सकता है। जब गांधी जी को ये बात समझ में आती है कि दलितों के हालात बहुत खराब हैं और दलितों को हिंदुओं के साथ बनाए रखने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए कुछ प्रयास करना जरूरी है, तब क्या करते हैं गांधी जी? 7 नवंबर 1933 से हरिजन यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यहां पे सी विकल्प सही हो जाता है, बिल्कुल तनिषा परिहार का सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? यह भी थोड़ा सा डीप प्रश्न है, ज्यादा इतना कठिन प्रश्न नहीं है। आप में से कई विद्यार्थियों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। यहाँ पे ये पूछा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 से जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया? एक और मौलिक कर्तव्य है जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान के अंदर। अब 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, कहाँ पे हैं 11 मौलिक कर्तव्य? भारत के संविधान के भाग 4 क में है। कहाँ पे है दोस्तों? भाग 4 क में है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 क है। अनुच्छेद 51 क है, उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अब इन 11 मौलिक कर्तव्यों को लागू करने संबंधी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब इन 11 मौलिक कर्तव्यों को लागू कैसे किया जाए, इसमें विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या था दोस्तों? जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति था। और इसका गठन कब हुआ दोस्तों? 1999 में हुआ। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे कि मौलिक कर्तव्यों को लागू कैसे किया जाए, इस संबंध में सुझाव देने के लिए मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी, मतलब जनता तक पहुंचाने संबंधित कौन सी समिति थी? जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति थी। 1999 में जो इसे गठित किया गया। बिल्कुल तनिषा परिहार का सही आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया? बेहतरीन सवाल दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? इंदिरा गांधी जी के समय हुआ, 1976 में हुआ। और इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। एक तरीके से संविधान में सबसे बड़ा फेरबदल कब हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? देखते हैं, विचार करते हैं।
भारत के प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परीक्षण करे। ये तो क्या हो गया, एक मौलिक कर्तव्य हो गया। और मौलिक कर्तव्यों को तो अभी अपन ने चर्चा की 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। तो ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यदि आपको ये जानना है कि ये कर्तव्य कहाँ पे है तो अनुच्छेद 51 क के च में है। ठीक है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है 48A, नीति निर्देशक तत्व है। इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया। दोस्तों, राज्य सहकारी समितियों को स्वैच्छिक निर्माण के लिए प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। यह भी नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद कौन सा है? 43 ख या 43B है। यह कब जोड़ा गया? यह 42वें द्वारा नहीं जोड़ा गया, यह 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन था दोस्तों। और ये 91वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2011 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? यह 2011 को किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया तो सी विकल्प है जो अपने यहाँ सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया दोस्तों? सी विकल्प है जो यहाँ सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? बेहतरीन सवाल दोस्तों। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद है 59। 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं। राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 59 में। देखते हैं विकल्प में क्या है। अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 59(2), अनुच्छेद 59(3), अनुच्छेद 59(4). यहाँ पे सब क्लोज पूछ लिए। अरे आप और हमको पता था कि 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं और शर्तों में यह उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वो प्रावधान 59 में है, परंतु यहाँ पे तो सब क्लोज पूछ लिए। मतलब आज के समय में संविधान के सब क्लोज भी ध्यान में रखना जरूरी है। अनुच्छेद 59(1) में क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का कोई पद है जो धारण नहीं करेगा। क्या कहा गया? राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का कोई पद धारण नहीं करेगा। 51 के 1 में कहा गया। 51 के 2 में क्या कहा गया? कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। बी विकल्प हो गया अपने सही। इसमें कहा गया कि 59(3) में क्या कहा गया? कि राष्ट्रपति को बिना किराए का आवास मिलेगा, बिना किराए का आवास प्राप्त होगा। और 59(4) में कहा गया कि उसका वेतन उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होगा। यह प्रावधान कहां पे किया गया? 59 के 4 में किया गया। पूछा लाभ का पद धारण नहीं करेगा, प्रावधान कहां पे है? 59 के 2 में है दोस्तों, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया है? यह भी देखिए दोस्तों, बेहतरीन सवाल है। अब आपको बताना है कि 395 अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राजनीतिक दल है जो शब्द उल्लेखित हैं। तो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? यह शब्द अनुच्छेद 75 ख में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 ख में है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है। और इसमें कहा गया है कि यदि कोई संसद का सदस्य भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची का जो दूसरा पैरा है, उस दूसरे पैरे में जो दल बदल संबंधी निरर्थताओं का उल्लेख है, दल बदल के आधार पे अयोग्यता का उल्लेख है, उस आधार पे यदि कोई संसद का सदस्य अयोग्य हो जाता है तो वह मंत्री नहीं बनेगा। आसान भाषा में क्या? दल बदल का अपराधी, दल बदल का दोषी कोई भी सांसद है जो मंत्री नहीं बनेगा। यह प्रावधान कहां पे है? 75(1) के ख में है। और क्या कहा गया? कोई भी राजनीतिक दल का सांसद। तो राजनीतिक दल शब्द कहां पे आया? राजनीतिक दल शब्द दोस्तों 75(1) के ख में आया। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के भयंकर प्रकृति के प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। JS वर्मा, बिल्कुल कयारा वर्मा सही कह रहे हो। कमेंट आपके बड़े पीछे चल रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 59, बेहतरीन सवाल, मतलब
प्रश्न पूछने के भी हद करते हैं कई बार। भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पे विचार कीजिए। कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम है और क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही कालानुक्रम है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है जो आपको बताना है। वीपी सिंह, वीपी सिंह कब रहे थे, वीपी सिंह है यहाँ पे सबसे पहले, इन सभी में सबसे पहले कौन है, वीपी सिंह है। वीपी सिंह कब रहे थे, 1989 से लेकर के 1990 तक हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उस वीपी सिंह के बाद कौन आगे थे, चंद्रशेखर आगे थे। कौन आगे थे दोस्तों, चंद्रशेखर आगे थे। चंद्रशेखर के बाद नरसिम्हा राव आते हैं। नरसिम्हा राव के बाद दोस्तों नरसिम्हा राव के बाद हैं जो दोस्तों आपके अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 13 महीनों के लिए, 13 दिनों के लिए। इसके बाद हैं जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दोस्तों कौन आ जाते हैं, एचडी देवगौड़ा आते हैं कुछ समय के लिए। इसके बाद हैं जो आपके फिर से हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं कुछ समय के लिए, इंद्र कुमार गुजराल। तो इस प्रकार से हैं जो अपन इनको क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। 89 से 90 तक कौन रहे, वीपी सिंह रहे। और 90 से 91 तक कौन रहे, चंद्रशेखर रहे। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, 91 से 96 तक रहते हैं। फिर हैं जो कौन आते हैं, फिर आपके कौन आते हैं, फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, सिर्फ 1996 में रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एचडी देवगौड़ा आते हैं, 96-97 को रहते हैं, 96-97 को रहते हैं। और फिर हैं जो इंद्र कुमार गुजराल आते हैं। तो सबसे पहले कौन हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 2 के बाद 4 कहां पे आ रहा है, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4 बी में आ रहा है। तो बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा, बी विकल्प है जो सही हो जाता है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट आपके जहन में होनी चाहिए और उनके कार्यकाल भी आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी है जो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, एक तरफ राजनीतिक दल है, एक तरफ उनकी स्थापना का वर्ष है। देखिए दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अपने माया बहन की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, कांशीराम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन से नारे के साथ की गई थी, तिलक ताकड़ी और तलवार, इनको गोली मारो 4, ऐसे कुछ विचार थे कांशीराम जी के। थे कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की थी, 1984 में की थी। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 1949 में स्थापित हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो भारतीय साम्यवादी दल था, जो एमएन रॉय द्वारा स्थापित किया गया था 1924 में, उसका विभाजन होता है 64 में, तब है जो ये मार्क्सवादी पार्टी का गठन होता है। और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दोस्तों किसके द्वारा, शेख अब्दुल्ला द्वारा 1939 में जो इसे स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये सुमेलित है। बी और ए सी में आ रहा है, सी सही हो जाएगा, डी सी, बी और ए डी सी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया दोस्तों, सी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ राजनीतिक दल है, एक तरफ संस्थात्मक है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अभी अपन ने चर्चा की, एमएन रॉय ने नहीं की थी, एसएस डांगी ने की थी। एसएस डांगी ने जो इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा था, ये पहला ही सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हो गए। देखते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार बिल्कुल सही है। अभी शरद पवार जी की हालत खराब है, उनके भतीजा अजीत पवार बीजेपी में मिल गया है। क्या राजनीति चल रही है, क्या षड्यंत्र है, वो तो बाद में पता लगेंगे, परंतु अभी है जो राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है, अभी तो इसका राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया और अभी है जो इसमें टूट हो गई है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता जी वाली पार्टी, फूल पत्ती वाली पार्टी, घास फूस इसका चिन्ह है, ममता जी की पार्टी है और अभी इसका भी राष्ट्रीय दल का दर्जा है जो वापस ले लिया गया। नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्वोत्तर भारत की पार्टी है, संगमा साग द्वारा 2013 में इसे स्थापित किया गया और ये अभी है जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर तो ए हो गया। हाँ जी, अब है जो आगे के जो प्रश्न है,
आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको केदार सर हल करवाएंगे, क्योंकि आगे के प्रश्न किसके हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। तो बने रहिएगा क्लास में। अभी केदार सर हैं जो आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करवाने के लिए। तो मैं स्वागत करूंगा यहाँ पे केदार सर का कि वो आए और विद्यार्थियों को ज्योग्राफी के इन प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रदान करें। सिखवाल एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिखवाल ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि गोदारा सर आपको पढ़ा रहे थे, शानदार आपको पढ़ा रहे थे। ओके जी, धन्यवाद कियारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। वैसे हमारे सर शानदार हैं। और अब जो है अपन ज्योग्राफी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सर इसके आगे ही आप आगे ही हैं, चलिए शुरुआत कर देते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान की जो 4 भौतिक प्रदेश है, उन चारों भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जहाँ पर आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिला है, वहाँ पर न्यूनतम 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और स्टेपी जलवायु वाले जो क्षेत्र है, अर्धशुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र है, वहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें अगर सिरोही को अपन हटा दे और बांसवाड़ा को हटा दे तो इस संपूर्ण अरावली क्षेत्र में जो है 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और आपका जो उपाद्र जलवायु वाला प्रदेश है, बनास बाणगंगा बेसिन वाला जो प्रदेश है, पूर्वी जो मैदान है, CWG वाला जलवायु प्रदेश है, वहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है, जिसमें आपका जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, ये वाला जो भाग आता है वहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, हड़ौती का पठार जो भाग है, वहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अनुष्का जी धन्यवाद, धन्यवाद अनुष्का जी, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए एक ऑफर चल रहा है RPSC सेकंड ग्रेड जो है, जिसका जो फर्स्ट पेपर है बिल्कुल कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है। और उसके साथ में जो है टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, वो 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ आप उठाएं। बिल्कुल 99 रुपीज़ में। आप सब जानते हैं कि बुक ही नहीं आती है इतने में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, निम्न में से किसने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? जल्दी बताइए प्यारे विद्यार्थियों। मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। सिंधु जल समझौते की अपन यहाँ बात करते हैं। तो सिंधु जल समझौते के अनुसार, सिंधु जल समझौते के अनुसार पाकिस्तान जो है पूर्वी नदियों का, सॉरी पश्चिमी नदियों का, पाकिस्तान जो है सिंधु, कल भी मैंने बताया था, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों के जल का उपयोग करेगा। और भारत जो है पूर्वी नदियां यानी सतलज, रावी, व्यास, इन नदियों के जल का उपयोग करेगा। और ये जो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, विश्व बैंक की मध्यस्थता के अंदर ये समझौता हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता के अंदर ये समझौता हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपके ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत शिखर हैं। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों जो है आप जमाइए। शानदार ये क्वेश्चन है। कियारा वर्मा वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान वेरी वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, शानदार ये क्वेश्चन है। तो अपन गुरु शिखर की हाइट देखते हैं। गुरु शिखर की जो हाइट आपको नजर आ रही है, सबको पता है 1700 जो है आपकी कितनी है, 22 मीटर है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं शेर की जो हाइट है 1597 मीटर इसकी हाइट है प्यारे विद्यार्थियों।
और देलवाड़ा की जो हाइट है वो है 1442 मीटर हाइट है। और अचलगढ़ की जो हाइट है प्यारे विद्यार्थियों वो आपके है 1380 मीटर है। और कुंभलगढ़ की जो हाइट है वो आपके है 1224 मीटर इसकी हाइट है। अब इनको क्रम में जमाते हैं, सबसे जो ना ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में, आरोही क्रम में, यानी सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले आएगा। तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, ठीक है, और उसके बाद में नंबर 3 जो है कौन सा है, नंबर 3 ये आ गया, नंबर 4 ये आ गया, नंबर 5 ये आ गया, है ना। तो 1 4 1 4 5 2 3 1 4 1 4 5 2 3 यानी ए ही इसका राइट आंसर है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अनुष्का का उत्तर है डी। कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अनुष्का जी? रत्नेश्वर सिंह शेखावत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। बिल्कुल देख रहे हैं अपन यहाँ पर, तो आपकी चंबल की जो है सिवान और परवन है। इनके अलावा चंबल में काली सिंध है, ठीक है, काली सिंध है, पार्वती है, और भी बहुत सारी नदियां हैं इसके अंदर मिलती है। माही की अपन बात करें तो अनास, चाप, मोरेन, आपके देख लिए सोम, जाखम, ईरू, कई सारी नदियां जो है आपके इसमें माही में जाकर मिलती है। साबरमती की अपन बात करें तो साबरमती की अपन बात करें तो वाकल, हतमती, मेशरवा, आजम, वेत्रक, ठीक है, ये जो है इसकी नदियां हैं, डी में है, सॉरी ए, कोई बात नहीं। और बनास की तो बताने की जरूरत नहीं है, कोठियारी, बेड़ा, चेखारी, बांडी, मासी, ठीक है, और आपके ढूंढ, मोरेल, ये नदियां हैं। तो उत्तर देख लेते हैं, उत्तर अपन यहाँ मिला लेते हैं। तो 1 में हो गया है आपके बी, और 2 में हो गया है सी, 3 में हो गया है डी, और 4 में हो गया है ए। बी सी डी ए, बी सी डी ए कहाँ है? बिल्कुल बी सी डी ए पहला ही ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी स्क्रीन पर रत्नेश्वर सिंह शेखावत, शाबाश। 2011 के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 2011 के अनुसार राजस्थान में मीणा और भील ये दोनों 90% से अधिक आबादी बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर। शुष्क सागवान के वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है। शुष्क सागवान के वन की अपन यहाँ बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। शुष्क सागवान के वन, ये जो वन है प्यारे विद्यार्थियों आपके राजस्थान में, शुष्क सागवान के जो वन है राजस्थान के अंदर 2247.87 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। और अपन यहाँ बात करें तो कुल वन क्षेत्र के जो है 6.86% भाग पर फैले हुए हैं। और वर्षा की अपन बात करें तो ये प्यारे विद्यार्थी 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाते हैं। पेड़ों की हम बात करें तो पेड़ों में इनमें मिलता है एक तो सागवान, ये तो सागवान मिलेगा, शीशम मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर महुआ मिलेगा, महुआ से मोकड़ी शराब बनती है, गूलर मिलेगा, ठीक है, तेंदू मिलेगा, बांस मिलेगा, बांस यहाँ मिलेगा, बरगद मिलेगा, आम मिलेगा, जामुन मिलेगा, ठीक है। तो ये वृक्ष यहाँ मिलेंगे। राजस्थान में कहाँ मिलते हैं तो सर्वाधिक ये मिलते हैं बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के बाद ये मिलते हैं आपके डूंगरपुर में, और मिलते हैं प्रतापगढ़ में, और इसके साथ मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपके कोटा में, बारा में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में भी ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ में भी मिलते हैं। और इस प्रश्न का अब उत्तर देखते हैं तो बिल्कुल बांसवाड़ा में ये सर्वाधिक मिलते हैं। बांसवाड़ा में ध्यान दे, सर्वाधिक है ये, ठीक है। और बांसवाड़ा में बांस है, और बांस को क्या कहते हैं? हरा सोना या आदिवासियों का सोना, ठीक है, ये भी ध्यान दे। चलिए शाबाश, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल अनुष्का, कियारा, रत्नेश्वर, शाबाश प्यारे विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल योजना राज्य के दक्ष, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों 2 अक्टूबर 1990 को गोपाल योजना प्रारंभ हुई, गोपाल योजना शुरू हुई है।
उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल शानदार उद्देश्य था पशुओं की नस्ल में सुधार, पशुओं की नस्ल में सुधार। और दूसरा उद्देश्य था पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार। ये दो सुधार के साथ ये राज्य के 10 जिलों में, राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर क्या हो गया है? बी इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर 2011 की जनगणना के अनुसार, शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, शानदार ये क्वेश्चन है, शानदार आप हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में, देखो शहरी क्षेत्रों का पूछा है, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखो पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में साक्षरता की, अपन यहां बात करते हैं। राजस्थान में साक्षरता की अपन बात करें तो कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुल साक्षरता कितनी थी? 66.1%, पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1%। बहुत ही गंभीर स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों। अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं इसी तरह से ग्रामीण साक्षरता। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं वो 3 चीजें, कुल, पुरुष और महिलाएं ठीक है। तो यहां अपन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण की अपन बात करें तो ग्रामीण साक्षरता राजस्थान की 61.4% है। इसी तरह से पुरुष साक्षरता 76.1% है। ठीक है ना, ग्रामीण पुरुष साक्षरता। और ग्रामीण महिला साक्षरता जो है बहुत कम है, 45.8% है। अब अपन बढ़ते हैं शहरी साक्षरता की ओर। शहरी साक्षरता की ओर बढ़े तो इसमें भी अपन देखेंगे कुल, पुरुष और महिला। तो अपन देखते हैं पहले कुल शहरी साक्षरता। कुल शहरी साक्षरता जो है वो 79.6% है। उसके बाद जो है पुरुष साक्षरता जो है 87.9% है, 87.9% है 87.9% है प्यारे विद्यार्थियों। और महिला साक्षरता जो है यहाँ पर देखेंगे 70.7% है, 70.7% है। और अपना उत्तर आ चुका है, अपना उत्तर अपने मिल चुका है। ये आपका उत्तर 70.7%, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बड़े प्यारे विद्यार्थियों। कियारा 79.61 नहीं है बेटा, क्या कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पूछा क्या है, शहरी क्षेत्रों में, यानी शहरी साक्षरता अलग है, ग्रामीण अलग है, सामान्य साक्षरता अलग है। ठीक है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है बिल्कुल 1889 में, 1889 में अजमेर जिले में, अजमेर शहर में लोको वर्कशॉप की स्थापना की गई थी। और यहाँ लोको वर्कशॉप की स्थापना की गई थी और यहाँ पहला इंजन बनकर तैयार हुआ था आपके 1895 में। ठीक है, एक लोको शेड वर्कशॉप जो है कोटा में लगाया जाएगा। लोको शेड वर्कशॉप जो है कोटा में लगाने का प्रस्ताव है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, यानी आंसर तो लगाया नहीं, आंसर लगा देते हैं तो आपके अजमेर में। ठीक है, लोको शेड वर्कशॉप जो है कोटा में लगाया जाएगा। कियारा जी बिल्कुल अब सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले हैं। अफीम उत्पादक जिले कौन से प्यारे विद्यार्थियों बताइए? तो बिल्कुल राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ है। चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ है। ओपीएम प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का ही है प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों में, ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से बताइए। बिल्कुल मेवाड़ में हल्दी घाटी और मैनाल है। ठीक है, मैनाल भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले के अंदर झरना है, जलप्रपात है ये।
हाड़ौती की अपन बात करें, हाड़ौती की अपन बात करें तो ये बिल्कुल सीताबाड़ी और रामेश्वर महादेव, ठीक है, ये आपके किसमें, हाड़ौती में है। तो डी इसमें राइट आंसर है। मारवाड़ की बात करें तो जोधपुर का होशियार, बाड़मेर का किराड़ू, ये 20 का राइट आंसर। शेखावटी में चूरू का ताल, चापर तो सीकर में जीर्ण माता, यानी ए इसमें हो गया है। तो CDBA, CDBA यानी सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। शाबाश, वेरी वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यार आपकी स्क्रीन पर, अच्छा ये थोड़ा इसके क्वेश्चन आ गए हैं, अभी देख लेते अपन ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है कहां पर है। और क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो है वो कहां पर है। हाँ जी गोदारा जी सर आएंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बंद करना है इसे। पूरे बंद करें। चलिए इसके बाद में चलिए आपके कुछ क्वेश्चन और है जो आज ऐड नहीं किए गए, उन क्वेश्चनों को कल वाली स्लाइड में ऐड करवा देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे के जो क्वेश्चन आपको गोदारा सर सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिक्वाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों अपन अब पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के विगत प्रश्नों में पूछे गए हैं, जिसमें जो ये बुक आपको दिखाई दे रही, इसी बुक के जो क्वेश्चन संस्कृत विभाग की जो भर्ती थी सेकंड ग्रेड की, जिसका आयोजन RPSC के द्वारा किया गया, उसका जो सेकंड पेपर है जो आज अपन सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों आज का मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में, सामाजिक विकास की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है या ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक समूह बनाता है, जिसको अपन टोली की अवस्था भी बोलते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी अवस्था है, सिंपल क्वेश्चन है, वो बाल्य अवस्था, जिसकी शुरुआत है जो शैशवावस्था से स्टार्ट होती है और किशोर अवस्था में समाप्त होती है। इसमें क्या होता है, अपने व्यक्ति अपने व्यवहार को एक शेप प्रदान करता है और एक व्यवस्थित व्यवहार की जो उसकी रुचि और उसकी अभिरुचि के अनुसार व्यवस्थित व्यवहार का जो शेपिंग पर प्रदान होने की क्रिया है वो बाल्यावस्था से स्टार्ट होती है। अनुष्का जी ने राइट आंसर दिया है बाल्यावस्था। नमस्ते सर। नमस्ते अनुष्का जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन है जो महत्वपूर्ण है, ये निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि पुनर्बलन है जो प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है दोस्तों? ये स्किनर, BF स्किनर ने क्या किया था? पुनर्बलन की जो पुनर्बलन का सिद्धांत है जो BF स्किनर के द्वारा प्रदान किया गया था। BF स्किनर ने पुनर्बलन को दो भागों में बांटा था, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। फिर उन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन को पुनः दो भागों में बांटते हुए उन्होंने कहा एक जन्मजात और दूसरा अर्जित। जन्मजात कौन सा था? भूख प्यास, ये जन्मजात, और बाकी वाले जो अर्जित थे वो कौन से थे? प्रशंसा है, पुरस्कार है, ये अर्जित में रखे थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? अंतर्दृष्टि या सूझ, ये अधिगम का इसका प्रवर्तन किसने किया था? गेस्टाल्टवादियों ने किया था, जिसमें कूर्ट लेविन, कोपका और कोहलर थे। यहाँ ऑप्शन में कौन है?
ऑप्शन में कोहलर है और कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर कोहलर हो जाता है। दोस्तों इन्होंने क्या कहा था कि अधिगम अनेक प्रक्रियाओं के बाद नहीं होता है, उन्होंने कहा तुरंत है, जो किसी घटना के ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है उसके कारण जो तुरंत प्राप्त होता है उसे अधिगम बोलते हैं। और इन्होंने अंतर्दृष्टि भी कहा था या सूझ भी कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व के 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत यानी 16 पीएफ की बात की गई है। 16 पीएफ थ्योरी किसने दी थी या सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये सिद्धांत है जो कैटल ने दिया था। कैटल ने 16 पीएफ थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति में शील के गुण होते हैं, शील के गुण क्या होते हैं दोस्तों? मनोशारीरिक गुण, जिनके आधार पर इन्होंने 16 पीएफ जो इन्होंने एक इंडेक्स बनाया था, सारणी बनाई थी, उसके आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या की थी। अनुष्का जी बिल्कुल राइट, कोहलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। दोस्तों जुंग ने अपनी एक बुक लिखी थी साइकोलॉजिकल टाइप, साइकोलॉजिकल, उन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजिकल टाइप, जिसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा था। कौन सा? इंट्रोवर्ट और दूसरा कौन सा था? एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 भागों में बांटा था, यानी हिंदी में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसका आंसर 1 हो जाता है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में एक उभयमुखी शब्द भी दिया जाता है जो जुंग के शिष्यों के द्वारा दिया गया था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बिल्कुल। वर्मा, कृपया वर्मा है क्या? कार्या वर्मा, बड़ा स्पेशल नाम है आपका, धन्यवाद, सही आंसर है आपका। थोमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण, जो थोमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण जिसको क्या बोलते हैं? टीएटी। टीएटी ये क्या है? टीएटी एक व्यक्तित्व मापन का टेस्ट है, का उदाहरण है। ये मतलब किस प्रकार के व्यक्तित्व मापन का उदाहरण है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, मापनीय और अप्रक्षेपी। ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। कल भी दोस्तों अपन ने बात की थी कि प्रक्षेपी परीक्षण आखिर होते क्या है, किस परीक्षणों को अपन प्रक्षेपी परीक्षण की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि ऐसे परीक्षण होते हैं जिसके अंतर्गत आपको आपके सामने कुछ घटनाएं होती, उस घटनाओं की आपसे व्याख्या करने को बोला जाता है, उस व्याख्या के आधार पर आपके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, वो प्रक्षेपी परीक्षण कहलाते हैं। और दूसरे परीक्षण होते हैं, जैसे प्रक्षेपी परीक्षण में मुझे नहीं पता है कि मेरे व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, मुझे आसपास की घटनाओं की व्याख्या करने को बोला जाता है और मैं मेरे अनुसार व्याख्या करता हूँ, और मनोवैज्ञानिक उन व्याख्याओं के आधार पर मेरे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और दूसरे अप्रक्षेपी परीक्षण, उसमें क्या होता है, मुझे पता है कि मेरा व्यक्तित्व टेस्ट होने वाला है। उसका एक एग्जाम्पल अप्रक्षेपी परीक्षण का इंटरव्यू है। मुझे पता है कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है और मेरा व्यक्तित्व परीक्षण होगा, ये मुझे पहले से पता है। तो इस आधार पर मैं आगे से तैयारी करके जाऊंगा और मैं मेरे व्यक्तित्व के कुछ अवांछित गुणों, मुझे लगता है कि ये गुण नकारात्मक है, उनको छुपाते हुए मैं मेरे को एक अच्छा आदमी या अच्छा व्यक्ति प्रेजेंट करूंगा। तो ये अप्रक्षेपी परीक्षण है। चलिए दोस्तों, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी के मध्य एक छोटा सा अंतर बताया आपको। तो ये किस प्रकार का है? टीएटी एक प्रक्षेपी परीक्षण है जिसके तहत क्या होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। और ये किसने दिया था? मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा दिया गया था, जिसमें 31 कार्ड होते हैं और एक कार्ड खाली होता है, बाकी पे चित्र बने हुए होते हैं। और 10 कार्ड है जो महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए और 10 कॉमन होते हैं। और एक व्यक्ति के परीक्षण में टोटल कितने 20 कार्ड काम में लिए जाते हैं और इसमें से एक कार्ड खाली होता है जो 16 नंबर का कार्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वो है, थॉर्नडाइक के द्वारा जो बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो कौन सा सिद्धांत है, हमें पूछा गया है। अनुष्का जी बी बता रहे हैं, पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, शायद आप यहाँ इसी का आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुकारक सिद्धांत हैं जो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार बुद्धि बहुत सारे कारकों या बहुत सारे घटकों से मिलकर बनती है, जिसमें उन्होंने लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल की भी व्याख्या की थी। इसलिए इनके जो सिद्धांत की तुलना है जो किससे की जाती है, सिद्धांत की तुलना एक बालू के ढेर से भी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि लब्धि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं। तो ये आईक्यू शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया अपने क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग तो एस्टर्न ने किया था, और एस्टर्न ने एक फॉर्मूला भी दिया था, लेकिन वो फॉर्मूला अधूरा था। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था एम ए अपॉन सी ए, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, लेकिन ये एक जो मेंटल एज और क्रॉनिकल एज है उनका एक रेशियो बताया था, लेकिन ये फॉर्मूला अधूरा था। फिर इसको पूरा करने का काम किसने किया? उन्होंने, टर्मन ने इसे जो पूरा करने का काम किया, और उन्होंने एक इंडेक्स भी दिया जिसमें बालकों के बुद्धि के अनुसार अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। एस्टर्न ने दिया। बिल्कुल सही है अनुष्का जी, आपका ऑप्शन सही है, और वर्मा जी आपका भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। यदि एक बालक के द्वारा वास्तविक आयु 12 वर्ष और 0 माह है, मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के द्वारा, टर्मन की अभी अपन ने बात की थी, टर्मन के अनुसार जो उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर है वो क्या होगा? तो दोस्तों टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, उसके अनुसार देखते हैं अपन। इन्होंने बताया था कि जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष, और इसकी वास्तविक आयु है जो 12 वर्ष है। तो इस आधार पर उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, इसके आधार पर इस बालक की कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी अपन को बतानी है। तो चलिए अपन निकालते हैं इसकी कैटेगरी। तो 12 और 18, इसमें इसको काटने पर ये 6 से 3 बार, और ये 2, और ये हो गया 50, 2 से गया, और 50 × 2 यानी 150, यानी इसका आईक्यू लेवल है जो 150 यानी 140 से ऊपर है। तो टर्मन के अनुसार वो कौन सा बालक हो गया, वो प्रतिभाशाली बालक हो गया। टर्मन ने प्रतिभाशाली बालकों के आईक्यू का लेवल 140 से ऊपर बताया था, जबकि जो अपने क्रो एंड क्रो थे उन्होंने 130 बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टर्मन के अनुसार ये प्रतिभाशाली बालक होगा। आपका आंसर सही आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब वह उसमें कौन सी अभिप्रेरणात्मक बल, अभिप्रेरणा की बात की गई है दोस्तों। अगर कोई बालक है जो अपने कार्य को श्रेष्ठता प्रदान करना चाहता है, जैसे उसकी राइटिंग है तो उसमें वो सुधारने का प्रयास करता है, जो उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए जो अभिप्रेरणा काम करती है वो कौन सी अभिप्रेरणा है, ये पूछा गया। तो इसमें है उपलब्धि अभिप्रेरणा, शक्ति अभिप्रेरणा, परोपकारिता अभिप्रेरणा, संबंध बनाने की। तो ये तो दोस्तों ऐसे नाम सुने ही नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सही हो जाता है। और ये डेनियल सी मैकलिन थे जिनके द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार क्या होता है, व्यक्ति अपनी जो कार्य क्षमता है, जो अपनी उपलब्धि का स्तर है, उसको सुधारने के लिए लगातार प्रयास करता है और उच्च श्रेष्ठतम स्तर तक जाने का प्रयास करता है, जहां प्रयासों के द्वारा जाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ होती है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के लिए दोस्तों एक जो अपने अभिप्रेरणा सर्किल पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, कल ही मैंने आपको बताया था, उसके अनुसार है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कहाँ से, अभिप्रेरणा और उपलब्धि बताया है। ठीक है वर्मा जी, आगे बढ़। अच्छा, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया, अभिप्रेरणा सर्किल है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उसमें अपन ने देखा था नीड, इंसेंटिव और ड्राइव। तो नीड यानी आवश्यकता, आवश्यकता से जो प्रारंभ होती है, नीड, इंसेंटिव और ड्राइव। और उसके अंदर जो डेनियल मर्से नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक संज्ञान शब्द भी इसमें ऐड कर दिया था और उसका नाम संज्ञानात्मक साइकिल नाम रख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 8वीं के एक बालक को निम्नलिखित में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? कक्षा 8वीं का एक बालक है, अपन उस बालक की कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर अपन उसको प्रतिभाशाली कहेंगे? यहाँ कुछ विशेषताएं दे रखी है जिसमें विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता,
उच्च बुद्धि लब्धि का स्तर होना, सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई और सभी प्रकार के साथ सहयोग का व्यवहार। तो दोस्तों ये कोई उचित कारण नहीं है, इसका विविध सहगामी क्रियाओं में सहभागिता या उपलब्धि का स्तर उच्च होना या सहभागिता से श्रेष्ठ ऑप्शन होगा। लेकिन उच्च बुद्धि लब्धि और आईक्यू के आधार पर ही अपन विद्यार्थियों का, जैसे टर्मन की जो इंडेक्स बताया था उसमें आईक्यू के आधार पर ही विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है। आपने किस क्वेश्चन का तनिषा जी डी बताया है, सभी के साथ और सहभागिता, इसका डी नहीं होगा, इसका बी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? अच्छा, अधिगम, इन्होंने कहा अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि की बात किसने की थी? गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि की बात की थी। और जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बोला था? अधिगम एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे संपन्न होती है। तो इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक है जो व्यवहारवादी है? थॉर्नडाइक, जो अपने बिल्ली वाले मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी। क्या होता है दोस्तों, जो थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रयास करने पे अपन किसी चीज़ को सीखते हैं। स्किनर इसमें कहाँ ऑप्शन में? बीएफ स्किनर। ये बीएफ स्किनर भी थे, ये व्यवहारवादी और जो गेस्टाल्टवादी दोनों का मिश्रित इनका सिद्धांत था। लेकिन थॉर्नडाइक, ये जो सेंटेंस है ये भी थॉर्नडाइक का है। उन्होंने क्या बताया था दोस्तों कि उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं और बहुत सारे प्रयास करने के बाद अपन उस चीज़ को सीख पाते हैं। जैसे बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना बहुत सारे प्रयासों के बाद सीखा है, उसी प्रकार भी अधिगम प्राप्त करने के लिए या किसी नई चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता होती। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जैसे आपको टाइपिंग सीखनी है तो आपको लगातार कंप्यूटर पे टाइम देना होगा, लगातार प्रयास करने के बाद आपकी अंगुलियों को पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है। इस प्रकार से आप टाइपिंग सीख सकते हो। और दूसरी तरफ जो मनोवैज्ञानिक थे, जो गेस्टाल्टवादी थे, उन्होंने कहा कि सीखना कोई बहुत सारी प्रयासों का परिणाम नहीं है, सीखना एकदम से हो सकता है। जैसे उन्होंने बंदर पे प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि सीखना एक सूझ या अंतर्दृष्टि है जो अचानक उत्पन्न होता है। जो मनुष्य के अंदर अगर अंतर्दृष्टि है तो वो सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि आप किसी नदी को क्रॉस कर रहे हो या पानी में आप गिर रहे हो, तो आपने हाथ ऊपर उठाया तो आपको लगा कि आपका हाथ तो बाहर है लेकिन बाकी वाला पार्ट अंदर चला गया। फिर आपको अचानक ये पता चला कि बॉडी का जो 10% पार्ट है वो पानी से बाहर रहता है और जो बाकी का 90% है जो पानी के अंदर रहता है। तो आपने तुरंत क्या किया? अपनी नाक को बाहर निकाल दिया ताकि आपके मुंह में पानी नहीं जाए, या आपने अपने मुंह को बाहर निकाल दिया और आप आसानी से उस पानी को क्रॉस कर दिया या आप तैरना सीख गए। तो ये एक सूझ का परिणाम था, अचानक आपके अंदर है, न कि आप बहुत बार नदी में कूदे और तब आपको पता चला, क्योंकि इतने टाइम में आपकी डेथ भी हो जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने ये भी दिया, जो जेम्स वाट थे, एक दिन कोई काम कर रहे थे या उन्होंने जो चूल्हे पर जो खिचड़ी रखी हुई थी जैसा बताया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक ढक्कन रखा तो ढक्कन ऊपर उठने लगा। फिर उनको लगा कि ये इसके ऊपर ईंट रख देते नहीं, तो थोड़ी देर बाद ईंट को भी फेंक दी। तो इस घटना को देखकर उनके मन में एक सूझ पैदा हुई। उन्हें लगा कि ये जो भाप है इसमें बहुत सारा पावर है और इस पावर का इस्तेमाल अपन कहीं और भी कर सकते। फिर इसी आधार पर उन्होंने, जो जेम्स वाट है, उन्होंने भाप का इंजन बनाया। और ऐसा ही एग्जाम्पल न्यूटन के सेव का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के जो एग्जाम्पल है उनके माध्यम से जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रबलता प्रदान की, और दूसरी तरफ व्यवहारवादी थे, उनके सिद्धांत, व्यवहारवादियों के सिद्धांत ज़्यादातर क्लासिकल एक्टिविटी पर आधारित थे, जबकि मानसिक और जो अपन बोलते बुद्धि के आधारित जो सिद्धांत थे वो गेस्टाल्टवादियों के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार नहीं है? मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार जैसे बुद्धि है,
बुद्धि पर आधारित जो तत्व है, अपन बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली और दुर्बल निर्बल बालकों में वर्गीकृत करते हैं। तो भिन्नता का आधार क्या है? बुद्धि एक भिन्नता का आधार है और बौद्धिक भिन्नता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता। आर्थिक भिन्नता, जातिगत भिन्नता, धार्मिक भिन्नता। ये जैसे जातिगत भिन्नता एक वंशक्रम का एक पार्ट है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक इसका आधार नहीं है। वंशक्रम इसका आधार ले सकते हैं, लेकिन जाति, एक ही जाति के लोगों का एक ही डीएनए हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये इसका आधार नहीं, बौद्धिक आधार है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण। ध्यान देने और पसंद करने का गुण अपन ने कल ही बात किया था, क्या थी? अभिरुचि। रुचि के आधार पर अपन किसी वस्तु पे जो काम करने की अपन में रुचि होती है उसमें उसको अपन ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा मन लगा के काम करते हैं और उसी काम को अपन पसंद भी करते हैं। तो इसका आंसर अभिरुचि, जिसको रुचि का ही एक पार्ट है अभिरुचि। थॉर्नडाइक, अच्छा 90 आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है? थॉर्नडाइक पीछे वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भावनात्मक पक्ष से संबंधित है, ये एक जन्मजात गुण है अभिक्षमता, और ये एक विशिष्ट योग्यता है, ये भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। बिल्कुल भावी सफलताओं की ओर एप्टीट्यूड संकेत करती है, सही है। ये एक विशिष्ट योग्यता है, बिल्कुल सही है। ये एक जन्मजात गुण है, ये अभिक्षमता जन्मजात होती है। ये एक भावनात्मक पक्ष नहीं, इसमें क्रियात्मक पक्ष भी होता है, भावनात्मक पक्ष भी होता है और ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है। तो भावनात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। चलिए, ये भावनात्मक पक्ष से नहीं, क्रियात्मक पक्ष अधिक प्रबल होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो कथन दिए गए उनमें से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? अपन सभी कथनों को पहले देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। अपन को क्या बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताना है। ठीक है, ये इसको अपन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं बोल सकते, क्योंकि व्यवहार के अलावा और भी है जो इस शिक्षा मनोविज्ञान के पक्ष होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन करता है। ये तो छोटा पार्ट हो गया, इसको तो अपन सीधा ही काट देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम के अनुभवों की व्याख्या। ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक परिभाषा दी थी क्रो एंड करो ने, उस परिभाषा को ही थोड़ा मोड़ करके लिख दिया है, तो ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन। ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है ऑप्शन डी राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा होगा? अनुप्रयुक्त या एप्लाइड मनोविज्ञान। एप्लाइड शब्द आते ही सबसे उपयुक्त आंसर हो जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक एप्लाइड मनोविज्ञान है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए राइट हो जाता है सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। वृद्धि क्या होती है दोस्तों? वृद्धि मात्रात्मक होती है और जो वृद्धि और विकास होता है वो गुणात्मक होता है। तो वृद्धि मात्रात्मक, ऑप्शन ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, अभी अपन ने बात की, ये तो सही है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वृद्धि एक स्टेप के बाद, एक आयु के बाद रुक जाती है। परिपक्वता आने के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन कार्य क्षमता में परिवर्तन बाद में भी हो सकता है। तो ये सही नहीं है। और अपन को कौन सा पूछा है? सही नहीं है। आगे वाले भी देखते हैं। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, अभी अपन ने बात की। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है, पर हमेशा नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वृद्धि एक विकास का पार्ट है, लेकिन विकास एक बड़ी अवधारणा है, वृद्धि उसका छोटा पार्ट है, तो ये हमेशा योगदान नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज का ये पेपर कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों,
कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।